जी, कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। Recording stopped. Recording in progress. सो लास्ट लेक्चर में हमने यूएस चाइना के रिलेशंस और राइवलरी और जो करंट इस वक्त इंडो पैसिफिक की कंडीशन है उसके बारे में पढ़ा था। और अभी इस लेक्चर में हम यूएस और रशिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इसका बैकग्राउंड है, जो पास्ट के इनके कोल्ड वॉर को क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, सो उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कोल्ड वॉर का एरा भी हम पढ़ चुके हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि ख़ास तौर पे रियलिज्म का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक आ रही है और रियलिस्ट थ्योरी का एक रिवाइवल समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो रशियन साइड है वो एक कंप्लीटली रियलिस्ट थिंकिंग के ऊपर वो एक्शंस उनके हैं। तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत वो बीच में जिक्र ज़रूर करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी का या इस तरह की चीज़ों का, लेकिन by and large it's a case for realist theory in international relations. So हम उसको ज़्यादा थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको रियलिस्ट थॉट के साथ, और लिबरलिज्म का इसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या वो किस तरीके से इस सारे क्राइसिस को देखता है। सो करंटली एक वॉर की सिचुएशन है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने डिक्लेयर किया था 24 फरवरी 2021 में, गलबन ये 22 था शायद। सो उसके बाद जो एक ये क्राइसिस पैदा हुआ है उसमें किस तरीके से चीज़ें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से एक्सप्लेन होती हैं उसको हम समझते हैं। तो इसमें जो बैकग्राउंड है उसमें आपको इसलिए समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि ये एक थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ें आती हैं जो आपको समझ में आएगी कि ये एक जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है ये एक it's not in vacuum, it has a background, it has a history, जिसकी वजह से ये फिर यहाँ तक हालात पहुँचे हैं। सो 1991 तक रशिया एग्जिस्ट नहीं करता था, सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, और यूक्रेन और रशिया जो आजकल के जो दो सॉवरेन कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। और यूक्रेन जो था वो रशिया के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था। इसकी एक तो रीज़न ये भी है कि इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। फिर इसकी एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत सरखेज़ है, जिसकी वजह से भी इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें रिसोर्सेज अच्छी हैं इनके पास, और एक इंडस्ट्री भी इसके अंदर काफ़ी थी। आपको पता होगा कि चेरनोबिल क्राइसिस जो एक आया था, न्यूक्लियर क्राइसिस, वो जो प्लांट है वो भी उसके अंदर यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर वाक़ है। सो 1991 में जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई, तो यूक्रेन के जो लोग थे उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया। वो भी यही चाहते थे कि सोवियत यूनियन का खात्मा किया जाए और यूक्रेन को एक अलग यानी एक सोवरेनिटी हासिल हो सके। सो और उसमें एक बेलावेजा अकॉर्ड्स थे जिसमें ये कहा गया कि जो यूएसएसआर है, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, and different nations came out of one Soviet entity, you could say. So उसके बाद ये 15 स्टेट्स उसमें से जब आई तो रशिया और यूक्रेन का जो एक और साथ में बेलारूस भी है, लेकिन बेलारूस की वो उस तरीके से स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस एज सच नहीं थी, और ख़ास तौर पे बेलारूस ने हमेशा ही रशियन एम्बिट के अंडर ही वो रहे हैं, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की यूरोप की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ माइल होने की। सो उनका इतना ज़्यादा इशू नहीं था। सो आप उनको एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे कह सकते हैं रशिया के। लेकिन जो यूक्रेन का इशू था वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि यूक्रेन के अंदर एथनिसिटी काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी रशिया के साथ। लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा रशियन बोली जाती है, समझी जाती है वहाँ पे। कल्चरल टाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वहाँ पे स्लैविक जो नेशन है, स्लैविक जो पीपल हैं, वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबाद हैं। और रशिया बेसिकली कंसिडर भी करता है यूक्रेन को अपना रन अवे प्रोविंस के तौर पे भी कहा जाता है इसको, और यूक्रेन को एज ए सेपरेट एंटिटी भी उस तरीके से नहीं समझा जाता काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं रशिया के अंदर उनकी तरफ से। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी
कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई तो जाहिर है यूक्रेन सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था उस सारे जो भी सिनारियो नया इमर्ज हुआ, तो इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद थे और तकरीबन 1900 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनके पास मौजूद थे। और इस जो ये नंबर है ये बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान का अगर देखें तो कहा जाता है कि 200 से 300 के दरमियान में न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास हैं। कुछ लोग 250 कहते हैं, कुछ एस्टिमेट्स 150 के बारे में भी कहते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 से 300 के दरमियान में एक बाल पार फिगर दिया जाता है। सो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 1900 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे यूक्रेन के पास, और ये थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक पाइल था उस टाइम पे, अमेरिका, यूएसएसआर और फिर उसके बाद यूक्रेन का। अब ये जब एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का एक मेजर पावर्स का एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है, तो उसके अंडर फिर अमेरिका ने भी यही कोशिश की, ब्रिटेन ने भी, यूरोप ने भी यही कोशिश की, और साथ ही रशिया ने भी यही कोशिश की कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये इनसे वापस लिए जाएं, ताकि जो भी मेजर पावर्स हैं सिर्फ उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन्स रहें। उसकी वजह ये होती है कि जब न्यूक्लियर वेपन ज्यादा स्टेट्स के पास होते हैं तो फिर इंस्टेबिलिटी का खतरा होता है कि वो कहीं उनके यूज होने का उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक थॉट ये है कि सिर्फ मेजर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए और इस चीज को डिस्करेज किया जाना चाहिए कि कोई और बाकी स्टेट्स भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करें। सो 1994 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन ने हैंड ओवर कर दिए यूएसएस यानी रशिया को, और साथ में उस जो हैंड ओवर था उसके बाद सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी गई अमेरिका की तरफ से भी, यूरोप की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, कि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। अब ये एक ऐसा वादा था जो यूक्रेन ने उस पर यानी कि एक यकीन कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमारी सिक्योरिटी की गारंटी दी जाती है तो फिर हम ये चीज़ करते हैं। सो उसका क्या नुकसान हुआ वो भी फिर आपके सामने ही है। सो रियलिज्म अगेन फिर इसके बारे में यही कहता है कि ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी रशिया की, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब एक 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो रही है यूएसएसआर की, उसके बाद 1994 की ये बात हुई, लेकिन ये जो सारी डिसइंटीग्रेशन थी, अब यूरोपियन यूनियन और नेटो ये एक साइड पे बहुत बड़ी पावर्स के तौर पे हैं और दूसरी तरफ एक रशिया छोटी सी एक कंपैरेटिवली एक छोटा सा मुल्क बन गया है, क्योंकि सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा ब्लॉक था, एक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, लेकिन एक उसके बाद उसको एक वीकेंड स्टेट बाकी बची है रशिया की। सो उस वक्त बहुत ज्यादा एक ताकत जो थी वो एक यूनिपोलैरिटी, उसमें यूएस ऑब्वियसली एक मेजर पावर के तो बल्कि ओनली पावर के तौर पे सिस्टम में मौजूद रह गया और उसके अलावा और कोई भी पावर मौजूद नहीं थी। सो इसमें नेटो की एक्सपेंशन हुई और पहली एक्सपेंशन जो थी वो 1999 में नेटो की एक्सपेंशन हुई और उस एक्सपेंशन में कुछ कंट्रीज को शामिल किया गया, और फिर उसके बाद दूसरी एक्सपेंशन जो नेटो की हुई वो थी 2004 के अंदर। अब ये जो दो एक्सपेंशंस थी इनको रशिया एक तो उस वक्त पावरफुल नहीं था और दूसरा ये थोड़ा सा रशिया के बॉर्डर से दूर थी, तो रशिया ने इनको किसी हद तक एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये जाहिर है आपके पास पावर नहीं है तो आप उस तरीके से एक्ट नहीं कर सकते, आप असर्टिव नहीं हो सकते, आप अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते। तो ये जो पहली दो एक्सपेंशंस थी इसको रशिया ने किसी हद तक एक्सेप्ट कर ही लिया कि ठीक है, अब ये क्योंकि पावरफुल है तो अब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन 2008 के अंदर जो नेटो की जो समिट हुई उसमें नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनते हुए देखना चाहते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया रशिया की तरफ से और रशिया और जॉर्जिया की वॉर भी हुई 2008 में, जिसका मकसद यही था कि एक प्रेशर डाला जा सके अपने एक नेबरिंग स्टेट के ऊपर ताकि वो नेटो को ज्वाइन ना करें। अब नेटो को ज्वाइन करने में क्या इश्यूज हैं वो फिर आपको रियलिज्म बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा सकता है कि क्या उसके पीछे रीजंस हैं कि रशिया को क्या थ्रेट्स हैं। सो ये जब सिलसिला हुआ 2008 के अंदर तो अगेन फिर उस रिएक्शन के बाद
यूक्रेन को रशिया यही समझता रहा कि ठीक है ये हमारे कंट्रोल में है, और विक्टर यानुकोविच वहाँ पे प्रेसिडेंट बने 2010 में गालिबन। तो वो एक प्रो रशियन लीडर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रशिया के से दूर होता गया यूक्रेन, और एक बॉन्ड जो था ईयू के साथ यूक्रेन का वो काफी स्ट्रेंथन होता गया। सो 2013 और 14 का जो टाइम था उसके अंदर विक्टर यानुकोविच के मुज़ाकरात चल रहे थे ईयू के साथ, तो उसमें एक एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड था ईयू के साथ 2013 में, और उस पर काफी हद तक मामला तय पा गए थे। लेकिन सडनली एक मूव विक्टर यानुकोविच ने एक ऐसा रिवर्स किया अपना डिसीजन, और बजाय इसके कि वो ईयू के साथ डील साइन करते, उन्होंने प्यूटिन के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने रशिया के साथ वो डील साइन कर ली। अब ये जो डिसीजन था इसको यूक्रेन के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसमें थोड़ा बहुत आप ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश करवाने की कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया हो लोगों को या इन्फ्लुएंस किया हो उनके पब्लिक ओपिनियन को। बहरहाल इसमें पब्लिक विक्टर यानुकोविच का साथ देने के लिए राजी नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक सेंटिमेंट था ये प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार करता गया, और इनको जो लोग थे वो इस डिसीजन को मानने से इनकार उन्होंने कर दिया, और यूरोमेदन प्रोटेस्ट थे जो 2013-14 में, और रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी इनको कहा जाता है। तो ये जो एक फिजा पैदा हुई उसकी वजह से हालात विक्टर यानुकोविच के हाथों से बाहर चले गए, और ही हैड टू फ्ली हिज प्रेसिडेंशियल पैलेस इवेंचुअली, और जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। और जब ये गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई तो प्रो ईयू गवर्नमेंट आई यूक्रेन के अंदर। इट वाज नॉट ऑस्टेंसिबली प्रो ईयू और प्रो नेटो, बट रशिया थॉट कि अब जो हमारा इन्फ्लुएंस था कि वो उस तरीके से यूक्रेन के ऊपर नहीं रह सकता। सो दे एनेक्स्ड क्राइमिया इन 2014। ये भी फरवरी 2014 में हुआ था, और जो वॉर हुई वो भी फरवरी में हुई। सो ये जो क्राइमिया की एनेक्सेशन थी, इसको काफी सारे जो एनालिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ से रशिया और यूक्रेन की वॉर प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गई थी, और ये जो 2022 के अंदर जो 24 फरवरी को जो अटैक हुआ था ये उसी की एक कॉन्टिन्यूएशन थी। अब ये क्राइमिया क्यों इसको किया गया, पहली उसमें रीजन ये थी कि क्राइमिया एक पोर्ट है, बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है रशिया को। अगर वो ऐसा यूक्रेन जो यूरोप के इन्फ्लुएंस में हो, या ऐसा यूक्रेन जो नेटो के साथ क्लोज हो, उनके साथ एलाइज का हिस्सा हो, तो फिर वो उसको रशिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जो वार्म वाटर्स की एक्सेस देती है रशिया को। सो क्राइमिया को एनेक्स करना इसलिए रशिया के लिए एक मजबूरी आप उसको कह सकते हैं, रियलिस्ट की अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बिकॉज इट वाज इम्पॉसिबल फॉर रशिया टू एक्सेप्ट दिस, ये क्राइमिया जो है वो उनके हाथ से बाहर चला जाए। साथ ही साथ इसी एरिया में ये जो ईस्टर्न यूक्रेन का जो रीजन था, इसमें डॉनबास रीजन है, उसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क ये दो रिपब्लिक्स अब उनको एक्सेप्ट कर लिया है रशिया ने। यानी ये दो रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे अनरेस्ट था, जहाँ पे मूवमेंट्स चल रही थी, और ये प्रो रशिया मूवमेंट्स थी। ये वो लोग थे जो जिनकी एथनिसिटी रशिया के साथ यानी रशियन है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रो रशियन है। सो इनको रशिया सपोर्ट कर रहा था। इसके अंदर काफी सारी मिलिट्री कहा जाता है कि रशियन है, और अगर नहीं भी है तो वेपन्स वगैरह सारी एड उनको रशिया से मिलती है। सो अब ये जब सिलसिला हुआ तो रशिया ने 21 फरवरी 2022 में डॉनबास रीजन्स के जो दोनेत्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनकी यानी उनको रिकग्नाइज कर लिया एज इंडिपेंडेंट sovereign regions, at least not countries, if maybe so, उनको एटलीस्ट उसने एक रिपब्लिक्स ऑटोनोमस रीजन्स के तौर पे उसने रिकग्नाइज कर लिया रशिया ने 21 फरवरी 2022 को। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसको कहा गया वो लॉन्च किया, और एक जो है ये कॉन्फ्लिक्ट एक आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप इसको फुल फ्लेज वॉर ही कहेंगे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ऑल्दो रशियंस इसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ही देते हैं। और जो वेस्ट है वो इस बारे में बड़ी असर्टिव है, और बड़ा उसमें जो भी वो प्रो वेस्टर्न राइटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो फुल स्केल इन्वेजन का वर्ड लाजमी यूज करते हैं। रशियन वॉर या रशियन
फुल स्केल वॉर, ये इस तरह से वो अपने जो उनके आर्टिकल्स भी अगर आप लिबरलिज्म से रिलेटेड पढ़ते हैं तो उसमें वो ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इट्स अ फुल स्केल वॉर, जबकि दूसरी तरफ रशिया ये नहीं कहता, रशिया कहता नहीं इट्स अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और यहाँ पे ये बात इंटरेस्टिंग है कि जो प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रशियन नैरेटिव को इस मामले में। वो कहते हैं कि नहीं, जो रशिया है उसने फुल स्केल इन्वेजन नहीं की, और उसकी आप जॉन मीरशाइमर का ये पॉइंट है कि 1,90,000 के करीब फौजियों से फुल स्केल इन्वेजन नहीं की जा सकती। इतना बड़ी टेरिटरी है यूक्रेन की, तो अगर कोई भी ये कहता है कि ये फुल स्केल इन्वेजन है तो मैं इसको नहीं मानता। उसकी रीजन ये है कि अगर फुल स्केल इन्वेजन होती तो रशिया के पास मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं, उस पूरी आर्मी को मोबिलाइज किया जाता। 2 लाख फौजियों से इतना बड़ा टेरिटरी को कैप्चर कभी भी नहीं की जा सकती। अब इसमें रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन किस तरीके से है, अब थोड़ा सा आपने इस चीज को भी समझना है कि जब आपसे एक क्वेश्चन एक ही आर्टिकल मैंने देखा है नेट पे, तो मैंने पूरे का पूरा ही उसको फिर यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ भी लें कि किस तरीके से ये एक्सप्लेन करता है रियलिस्ट थॉट को और किस तरीके से अप्लाई फिर करता है रियलिस्ट थॉट को इस इशू के ऊपर। तो ये पूरा तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो रियलिस्ट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको थुसिडीड्स का हवाला दिया, थॉमस हॉब्स का मैंने आपको हवाला दिया, फिर उसके बाद मैकियावेली का मैंने आपको हवाला दिया, फिर उसके बाद जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, नेशनल इंटरेस्ट, अनार्की, सेल्फ हेल्प, बैलेंस ऑफ पावर, ये जो चंद वर्ड्स हैं, जो चंद कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चंद अजम्पशंस हैं रियलिज्म की, उनको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस आर्टिकल के जरिए से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपसे एक थ्योरी का पर्सपेक्टिव पूछा जाता है किसी एक इशू के ऊपर और आपके पास बहुत ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड मवाद नहीं भी होता, अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास करंट अफेयर्स का आपके पास नॉलेज बहुत कम है, तो आप उस थ्योरी के हवाले से भी बैकग्राउंड इतने दे सकते हैं, एक खास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस तरीके से दे सकते हैं कि आपका काफी क्वेश्चन का कंटेंट पूरा हो जाता है। अब इस जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें वो बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इवेंट्स को कोट करना होता है और किस तरीके से आपने एक थ्योरी का बताना होता है कि आप उसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें कि एक वॉर को यहाँ पे जिक्र किया गया और साथ में ये 30 इयर्स वॉर का जिक्र कर दिया। अब आप 30 इयर्स वॉर आप सब ने लाजमी देखी होगी, जिसके एंड पे 1648 के अंदर पीस ऑफ वेस्टफेलिया इसमें वजूद में आया था। तो ये 30 इयर्स वॉर का इसने जिक्र कर दिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का इसने जिक्र कर दिया, सोवरेनिटी, नेपोलियनिक वॉर्स का इसने जिक्र कर दिया और बैलेंस ऑफ पावर का उसने जिक्र कर दिया, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का यानी इनडायरेक्टली उसने जिक्र कर दिया। सो ये आपके पास 4-5 उसने रेफरेंसेस दे दिए हैं, 1-2 लाइनों के अंदर ही आपको नजर आ रहा है कि बड़े इसने जबरदस्त तरीके से आपको एक हिस्टोरिकल वे में बता दिए। तो इस तरीके से आपने यानी बीच में आप इसको जब आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता इसमें छोटी छोटी इसमें समझ आनी शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, इवेंट्स को कोट कर सकते हैं और हिस्ट्री को कोट कर सकते हैं। कुछ इसमें कोट्स हैं, डायरेक्ट कोट्स हैं, वो भी आप अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इवेंट्स को करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें थुसिडीड्स का उसने हवाला दिया, पेलोपोनेसियन वॉर को उसने हवाला दिया, और एथेंस एंड स्पार्टा जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये उसने यहाँ पे बताया। अब जो एक अगेन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर फिर ये वही चीजें आपको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश की जा रही है कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है। 9/11 प्रॉब्लम एक जॉन मीरशाइमर टर्म यूज करते हैं। 9/11 का मतलब अमेरिका के अंदर जब आपने इमरजेंसी नंबर डायल करना होता है तो आप 911 डायल करते हैं, आपने मूवीज में ड्रामों में देखा होगा। सो ये 911 प्रॉब्लम मीरशाइमर ये कहते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक लेवल पे तो आप 911 डायल करके तो हेल्प बुला लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई 911 सर्विस मौजूद नहीं है, कोई इमरजेंसी हेल्प सर्विस मौजूद नहीं है। जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो यूक्रेन के पास कोई ऐसा नंबर नहीं था कि वो डायल करते और फौरन ऐसी कोई अथॉरिटीज आ जाती जो फौरन रशिया को रोक लेती जंग से। तो ये 911 प्रॉब्लम जॉन मीरशाइमर के एक यानी एक उसका एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। अब इसको आप कैसे उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, देखें आपने बैलेंस ऑफ पावर के बीच में यहाँ पे पढ़ लिया, आपने साथ में एनार्की का पढ़ लिया और आपने सेल्फ हेल्प का पढ़ लिया। तो अब इसमें
नेटो की जो और सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल भी जो बहुत बड़े एम्स होते हैं स्टेट्स के, जो रियलिस्ट समझता है कि स्टेट्स इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा 1949 के अंदर, बल्कि मैं आपको ये पढ़ा भी चुका हूँ कि 1949 के अंदर ये नेटो वजूद में आई थी, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट का एक वायदा साइन किया था 1954 के अंदर। अब ये जो 1999 और 2004 की जो एनलार्जमेंट थी नेटो की, उसके उसको रशिया ने एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे परसीव किया। अगेन अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ पावर का। आपके पास एक पावर मौजूद है, एक अलायंस मौजूद है जिसका नाम है नेटो, और उसको पूरी की पूरी एक तरह से सरपरस्ती हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स की, और दूसरी तरफ आपके पास है रशिया। अब रशिया के हालात अच्छे नहीं है यूएस के साथ भी और नेटो के साथ भी। नेटो के साथ रशिया के हालात शायद बेहतर हो भी जाते, लेकिन क्योंकि उसके अंदर यूएस शामिल है तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि हालात उसमें काबू में आए, इन दोनों की यानी आपस में हालात ठीक। सो अब एक रशिया ये समझता है कि नेटो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और नेटो जब एक्सपेंड करेगी तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एक तो उसके अंदर बहुत रिसोर्सेज शामिल हो जाएंगी, टेरिटरी शामिल हो जाएगी, यूक्रेन के सोल्जर्स भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जॉर्जिया को अगर शामिल करते हैं तो जॉर्जिया भी, तो उसकी वजह से रशियन बॉर्डर्स इनसिक्योर हो जाएंगे। अब ये जो एक्सपेंशन थी, रशिया इसको हमेशा से अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट समझता था, लेकिन यूक्रेन का एक ऐसा इशू था जिसमें रशिया ने डिसाइड कर लिया था कि ये हम कभी भी किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 2008 में जब नेटो समिट के एंड पे एक्सपेंशन की बात की गई थी, तो रशिया ने इस बारे में बड़ा क्लियरली कह दिया था कि ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर ये चीज करने की कोशिश की गई तो उसमें फिर हम रशिया कुछ ना कुछ उसका जरूर ऐसा कदम उठाएगा जिसके लिए जो उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एक आर्गुमेंट ये है, रियलिस्ट आर्गुमेंट ये है कि रशिया के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि वो ये स्टेप उठाता। क्यों? क्योंकि जो बड़ी पावर्स होती हैं, जो सुपर पावर्स होती हैं, वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि उनके फ्रंट डोर के ऊपर उनका कोई दुश्मन मौजूद हो। जिस तरह से आपने अगर यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो मोनरो डॉक्ट्रिन यूएस ने अडॉप्ट की थी 1821 के अंदर, 1820 के अंदर, कि कोई भी बड़ी ताकत वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपने फुटप्रिंट, अपने जो उसके अलायंसेस हैं या अपनी जो फोर्सेस हैं उसको इंटरफेयर नहीं करेगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। इसी तरह जो ईस्टर्न यूरोप का रीजन है, ये जो सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं, कार्स जिनको कहा जाता है, इनको रशिया अपना बैकयार्ड समझता है इस हद तक। ठीक है, चाइना ने जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान वगैरह के अंदर, तो चाइना भी पहले रशिया के साथ एक तरह से मामलात को तय करता है। ये रशिया के एक तरह से उसके साथ कोई ऐसा काम नहीं करता जो ऑफेंसिव समझा जाए रशिया की तरफ से। यानी क्योंकि ग्रेट पावर है तो ग्रेट पावर हमेशा अपने इर्द गिर्द अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। सो ये जो एक चीज थी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना था। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अगेन बीच में अब आपको रेफरेंसेस में दे रहा हूं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से यूएस ने रिएक्ट किया था, जिस तरह से यूएस वाज रेडी टू गो टू वॉर विद सोवियत यूनियन एंड इट वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू एनी लेंथ, और इसके अंदर खतरा था कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। इसी तरह से रशिया भी ये कभी बर्दाश्त नहीं करता उसके डोर स्टेप पर, उसके फ्रंट डोर के सामने उसका एक दुश्मन मौजूद हो, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा थ्रेट है जिसको वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे समझता है, और वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेट पावर्स इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करती। जॉन मीरशाइमर कहते हैं कि यू हैड टू पोक द बियर इन द आई, कि आपने बेयर जो है वो रशिया को बोला जाता है, तो आपने एक ऐसे यानी रीच की आंख में जरूर आपने उंगली चबोनी थी ताकि वो पागल हो के आपके ऊपर अटैक कर दे। तो वो ये रियलिस्ट आर्गुमेंट ये है कि ये जो नेटो एक्सपेंशन है, असल वजह है इस वॉर की। वजह ये नहीं है कि रशिया के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई इशू है, या प्यूटन का दिमाग खराब है, या उनके इदारे अच्छे नहीं है, या रशियंस खुद से ऐसी नेशन है कि उनको हर वक्त लड़ने की फिक्र रहती है, या कोई और रीजन नहीं है। सिर्फ वजह यह है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और जब आपने एक इतना बड़ा थ्रेट दिया तो उसने ऐसे ही बिहेव करना था। आपने उसको ये थ्रेट दिया है। थुसिडीड्स की एग्जांपल कि जब
एक फियर का फैक्टर आएगा, तो जो पावर्स होंगी, ग्रेट पावर्स होंगी, वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक फियर का फैक्टर था। रशिया को ये लगा कि यूक्रेन तो हमारे एक प्रोविंस की तरह था, हमारी बफर जोन है हमारा और यूरोप के दरमियान में, कि अगर यूरोप से, और यूरोप हिस्टोरिकली रशिया को सिक्योरिटी के इश्यूज हमेशा से रहे भी हैं। नेपोलियन ने अटैक किया था रशिया के ऊपर, हिटलर ने अटैक किया था रशिया के ऊपर, इसी तरह से और भी स्वीडन से, इस रीजन से काफी ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स यूएस के हमेशा से रहे हैं। सो दे थॉट कि यूक्रेन जो है वो, उसको किसी सूरत भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पोलैंड को हमने एक्सेप्ट कर लिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक वगैरह ये सारे हो गए, इनको हम कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को हम कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब 2014 के अंदर जो रशिया ने किया था वो एक बड़ा, आपको यानी एक जाहिर, अब एक एनेक्सेशन हुई ना क्राइमिया की, तो उन्होंने सिग्नल तो दे दिया कि देखिए अगर आप इस तरह से हमारे साथ करेंगे तो ये आपकी भूल है कि हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो यानी आपके पास साइंस मौजूद थे कि अगर आप ये काम करेंगे तो रशिया आपके साथ हमेशा एक इसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ग्रेट पावर्स बिहेव करती हैं। सो रियलिज्म ये कहता है कि रशिया की इसमें कोई गलती नहीं है। रशिया की जगह पे कोई भी होता, जिस तरह मैंने आपको 2-3 मिसालें दी, एक मिलियन डायलॉग जो थुसिडीड्स ने लिखा था स्पार्टा और एथेंस की, और दूसरी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर जो यूएस का जो एक बिहेवियर था, तो रशिया का बिहेवियर भी बिल्कुल उसी तरह से है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कोई अजीब सी। और रियलिस्ट ने तो ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि ये जो आप कर रहे हैं इसकी वजह से जंग होगी। अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि एक यूएस उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, और वेस्ट खास तौर पे नेटो और ईयू के जो लोग हैं वो इसको समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए और इस तरह से। तो ये एक रियलिस्ट इसके अंदर पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर और सर्वाइवल के इश्यूज आ जाते हैं, आप थोड़ा सा हिस्ट्री का जिक्र इसके अंदर कर देंगे। और इसमें एक हाँ, रियलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि देखें आपने जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ किया था ना, आपने तकरीबन तकरीबन बिल्कुल उस तरह से नहीं, लेकिन तकरीबन तकरीबन आपने रशिया के साथ भी वही किया है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आपने जर्मनी को इतना कमजोर करने की कोशिश की कि वो आपके साथ इस तरीके से वापस आया कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई है आपकी। तो इस वक्त भी आप इसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे का पूरा ईस्टर्न ब्लॉक जो रशिया का जो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जो सोवियत टेरिटरी था, अब आप उसको नेटो के अंदर शामिल करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक ग्रेट पावर जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले? ये कभी भी ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है नेटो की, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आपको यूक्रेन की इस तरीके से इमदाद नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन को आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही रहने देना चाहिए। इसी तरह जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, 2015 के अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि हम चाहें या ना चाहें यूक्रेन के ऊपर रशियन इन्फ्लुएंस को हम खत्म नहीं कर सकते। ये ट्रेड ऑफ हमें हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूक्रेन जो है वो उसी इन्फ्लुएंस के अंदर ही रहेगा, उसको हम नेटो के अंदर उस तरीके से नहीं लेके आ सकते। अब वॉर के जो थोड़े वो पॉइंट्स आप यहाँ से रिवाइज कर लेंगे किस तरीके से, कि द मेन कंसर्न क्या था रशिया का, वो लाइक ऑल अदर स्टेट्स, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो एक स्टेट को कभी भी मोरद इल्जाम नहीं ठहराते। वो ये नहीं कहते कि ये स्टेट ही बुरी है, ये स्टेट ईवल है, या रशिया ईवल एम्पायर है, या प्यूटिन जो है वो एक अथॉरिटेरियन इंडिविजुअल है जो कि बिल्कुल ऐसे खिलाफ है, वो उसका कोई साइको किस्म का बंदा है। तो ऐसा नहीं रियलिस्ट कहते। रियलिस्ट कहते हैं कि कोई भी स्टेट होती बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से रशिया ने बिहेव किया, वो सर्वाइवल और सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करती, और साथ ही साथ पावर के ऊपर वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करती। सर्वाइवल और सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए पावर का वो इस्तेमाल करती, पावर को हासिल करने की कोशिश करती। और दूसरी चीज कि एब्सोल्यूट पावर इतना मैटर नहीं करती जितना बैलेंस ऑफ पावर मैटर करती है, जितना पावर रिलेटिव पावर मैटर करती है। सो रियलिस्ट ये कहते हैं कि रशिया और यूरोप के दरमियान में एक अगर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है तो आप उसी को मेंटेन रखें, बजाय इसके कि आप अगेन टू पोक द बेयर इन द आई, कि आप उसको तंग कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन
लेने पे मजबूर हो जाए। So यहाँ पे the fear associated with the shift in the balance of power creates a security dilemma which often results in miscalculations। ये एक यानी एक बुनियादी वजह है कि आपने बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट करने की कोशिश की, आपने एक स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ऐसा फ़ियर पैदा हुआ, ऐसे हालात पैदा हुए कि एक सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन पैदा हुई और उसकी वजह से एक मिसकैलकुलेशन का ख़तरा भी होता है और उसकी वजह से जो दूसरी तरफ के डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो स्टेट होती है, वो कुछ ना कुछ फ़ोर्स यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके, अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को इंश्योर कर सके। अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो जिसके ऊपर इस आर्टिकल के अंदर बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं कि जो डीन्यूक्लियराइजेशन थी वो अच्छा डिसीजन था नहीं। अब रियलिज्म क्या कहता है कि आपको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पावर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 1994 के अंदर, तो रशिया और यूक्रेन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन था। यूक्रेन को कोई जरूरत नहीं थी नेटो की, यूक्रेन को ईयू की जरूरत नहीं थी, यूक्रेन को यूएस की जरूरत नहीं थी, किसी को जरूरत उसको नहीं थी। आपके पास 1900 के करीब न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स मौजूद हैं, तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि यहाँ पे एमएडी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का खतरा है। सो अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने ना दिए होते, फॉल्स प्रोमिसेस, अब रियलिज्म बड़ा क्रिटिकली इसको देखता है कि वो कहता है कि ये सारे फॉल्स प्रोमिसेस हैं, ये झूठ है सारा। ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये ठीक है, ये काम करते हैं, लेकिन ये काम तब ही करते हैं जब इनके पीछे एक बड़ी ताकत मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए एक जैसे हों। जैसे इसमें बड़ी अच्छी मिसाल दी आर्टिकल के अंदर रियलिज्म की, ये बड़ा एक खूबसूरत पॉइंट है कि देखें, जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन ने अटैक किया ना 1991 के अंदर, गल्फ वॉर हुई, तो पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उस वक्त, क्योंकि यूएस नया नया जीता था कोल्ड वॉर भी, और बड़े एक पॉजिटिव एटीट्यूड से और बड़े एक एंथुसियाज्म था डेमोक्रेसी के लिए और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो बहुत पुश किया गया अगेंस्ट द अटैक ऑफ सदाम हुसैन ऑन कुवैत। तो सदाम हुसैन के खिलाफ एक अलायंस बनाई गई और सदाम हुसैन को मजबूर किया गया कि वो कुवैत से अपनी फौजों को विदड्रॉ करें। सो एक उसको फिर ये कंपेयर किया गया है कि देखें, अब जब बात आई है ना रशिया की, तो फिर सारे पीछे हट के बैठ गए हैं। सब ने कहा कि नहीं, रशिया को हमने नहीं छेड़ना, रशिया बड़ी पावर है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2014 में जब क्राइमिया की एनेक्सेशन हुई, तो ओबामा ने कहा कि ऐसी हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्राइमिया के लिए, हम यूक्रेन की वजह से रशिया के साथ जंग मोल नहीं ले सकते। अब देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस की एक बड़ी बात है कि ये सबके लिए एक जैसे नहीं होते। एक तरफ सद्दाम हुसैन का मुल्क था, जो कि छोटा सा मुल्क था, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, जिसके पास फौज कमजोर थी, जिसके खिलाफ अलायंस बना के सबको पता था कि अलाइज ने जीत ही जाना है, अमेरिका ने जीत ही जाना है, तो सब ने अपना हिस्सा डाला और सब ने कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल डेमोक्रेसी और ये बहुत सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स और सारी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सद्दाम हुसैन के खिलाफ आपको, और सब ने इकट्ठे होकर उसके खिलाफ कैंपेन चलाई। और जब ये कोसोवो के अंदर और बोस्निया के अंदर जब सर्बिया और हर्ज़ेगोविना का मसला बना, तो उसमें भी फिर नेटो ने बमबारी की वहां पे और यानी इंटरफेरेंस दिखाई वहां पे भी, लेकिन रशिया के मामले में ये चीज़ नहीं की गई। तो यानी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस हैं वो सब के लिए एक जैसे नहीं है। तो जो यूक्रेन है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी 1994 के अंदर, जब उसने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स दे दिए थे और वॉलंटरली दे दिए थे और इन प्रोमिस के ऊपर दे दिए थे कि हमारी हिफाजत की जाएगी। तो ये तो ऐसा नहीं होता, दुनिया में इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। रियलिस्ट कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है आपकी, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं चलती होती हैं। आपके पास ताकत है तो सर्वाइवल है, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर सर्वाइवल उस सूरत में है जब किसी बड़ी पावर को आपसे कोई मतलब हो और उनका सर्वाइवल आप पे डिपेंडेंट हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लिए जंग करने के लिए आ जाए और आपके लिए जंग मोल ले लें एक बहुत पावरफुल एक्टर के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। सो इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगी। आपको अपनी यानी, और ये आर्गूमेंट पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ लोग जो कहते हैं कि डीन्यूक्लियराइजेशन होनी चाहिए और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है वो एथिकल नहीं है, वो मोरल नहीं है, उसमें काफ़ी सारे इस तरह के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। तो देखें, इस तरह
के चीज़ें नहीं हो सकती। आपके पास सर्वाइवल और सिक्योरिटी इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। आपका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम अगर कमज़ोर होगा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक इतने बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला कर सको। अब पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसकी इस वक्त यूएस के साथ उसके अलायंस तो नहीं खैर, लेकिन बहरहाल रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट है मुकाबले में। पाकिस्तान के पास उस तरह की नेवी नहीं है, पाकिस्तान के पास उस तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हमारे पास वो एयरफोर्स नहीं है, हमारे पास कन्वेंशनल वेपन्स नहीं है, लेकिन हमारा सर्वाइवल और सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड एज लॉन्ग एज वी हैव वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जब तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारा सर्वाइवल और सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा। जो रियलिस्ट हैं इस इशू के अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि आपने इतनी अच्छी पावर आपके पास थी और आपने खुद ही दे दी। तो आपके पास तो यानी कितना इजी टारगेट आपने दे दिया अपने दुश्मन को। फिर रियलिज्म ये भी कहता है कि ये जो जंग है इस पे बड़ा एक वावेला मचाया जा रहा है, और सारे कहते हैं कि ये जंग तो बहुत इस तरह से अटैक किया गया और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर दी गई है और इंटरनेशनल नॉर्म्स को धज्जियां बिखेर दी हैं, और रशिया ने जो लिबरल रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का एक टर्म यूज की जाती है कि रशिया उसको एडहियर नहीं कर रहा, उन प्रिंसिपल्स, उन नॉर्म्स और यूएन और चार्टर, ये सारी चीजें जो है वो यूज ऑफ फोर्स को यानी उसने रास्ता अपनाया है, जबकि डिप्लोमेसी और इन चीज़ों के ज़रिए से मामला को हल करना चाहिए। तो रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, ठीक है डिप्लोमेसी और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वॉर भी इसी का हिस्सा है। आप कहते हो कि डिप्लोमेसी एक कोई अलग चीज़ है, तो डिप्लोमेसी कोई अलग चीज़ नहीं है, डिप्लोमेसी का अगला स्टेप वॉर है। तो रियलिस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और क्लॉज़विट्ज़ एक जो थ्योरिस्ट थे खासतौर पर वॉर और इस थ्योरी का, उन्होंने ये कहा था कि वॉर इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपकी पॉलिटिक्स का एक सिस्टम चलता रहता है। तो जब पता चलता है कि अब यहाँ पे मामला कुछ सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर फोर्स यूज की जाती है, और वो लीगल एक तरीका है, यानी उसको रियलिज्म उसको एक तरह से लीगल उसके अंदर सफेयर के अंदर ही कंसिडर करता है। और रियलिस्ट के नज़दीक यूज ऑफ फोर्स को इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सॉवरेनिटी के जो इशू हैं, ये कोई इतने ज़्यादा भी मैटर नहीं करते। जब आपके पास ताकत है तो अपने इंटरेस्ट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कर सकते हैं, पावर को यूज किया जा सकता है। और इसका एक इसकी जो कंक्लूजन है उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री जो है उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट ही हमेशा, और गैज़ों दिताओ के जो नेशनल इंटरेस्ट है वही चीज़ें ज़्यादा फोकस होती हैं। जब फ्रांस के पास पावर थी तो कार्डिनल रिशलियो के दौर में जब फ्रांस के पास पावर थी तो उन्होंने मतलब अपना आप को असर्ट किया, और जर्मनी के पास जब काइजर विल्हेम और एडोल्फ हिटलर के टाइम पे पावर थी तो उन्होंने भी देखें किस तरह से पावर को एक्सरसाइज किया, और इसी तरह से अभी भी जो रशिया के पास पावर है वो उसी को एक्सरसाइज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन क्योंकि वीक है तो रशिया इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। वही बात जो थुसिडियस ने कही थी कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव टू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे मस्ट। तो ये इस तरह से रियलिज्म का ये आर्गुमेंट है। अब उसके अगेंस्ट लिबरलिज्म क्या कहता है। देखिए, अब लिबरलिज्म को आपने दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करनी है। अब इससे पहले जब अब हम सारी बात ये कर रहे हैं तो जॉन मीरशाइमर बेशक अमेरिकन है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो रियलिस्ट थॉट के जरिए से है, और रियलिस्ट थॉट को ही रशिया अपनाए हुआ है। यानी इस हद तक रशिया ने रियलिज्म को अपना लिया है कि रशिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर रियलिस्ट थॉट ही सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पढ़ाई जाती है, और वो लिबरलिज्म को उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो एक यूरोपियन यूनियन का एक जो नुमाइंदे थे, वो सेक्रेटरी ऑफ पीस उनका कुछ शायद डेजिग्नेशन था, ही अराइव्ड इन रशिया अ कपल ऑफ इयर्स अगो, और उनको किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। जब भी यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो रशिया कहता है कि ये तो कोई एंटिटी है ही नहीं, हम इनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी रशिया कहता है कि स्टेट्स ही मेन एक्टर्स होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो हमारे साथ बात अगर किसी ने करनी है तो वो स्टेट हमारे साथ कोई बात करेगी। फ्रांस हमारे साथ बात कर सकता है, जर्मनी हमारे साथ बात कर सकता है,
लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की जो चेयरपर्सन है वो हमारे साथ आके मुज़ाकरात नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव हम उनको नहीं मानते। तो इस हद तक जो रशिया है वो रियलिज्म को प्रैक्टिस करता है। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ कि दूसरी साइड का मौकिफ क्या है। अब थोड़ी सी आपको जो है ना वो अच्छी वाइब्स की तरफ लेके आते हैं कि पॉजिटिव और जो मोरालिटी और ये चीजें। देखिए यूक्रेन एक डेमोक्रेसी है और वहाँ के लोग अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और वहाँ के लोग अगर ये चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, वो ट्रेड का हिस्सा बने, वो नेटवर्क का हिस्सा बने, उस अलायंस का हिस्सा बने जिसके अंदर आपके पास एक ऐसा वीजा होता है आपके शहरियों के पास कि आप सुबह बस में बैठ के निकलते हैं और आप पूरे यूरोप हफ्ते बाद घूम के और वापस आ जाते हैं और आपको किसी जगह पे रोका नहीं जाता। आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं, आप किसी भी अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में पूरे यूरोप के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। तो क्यों उनको ये हक ना दिया जाए? ये किस इख्तियार है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी जगह पे कि वो किसी सॉवरेन मुल्क की ये रोकने की कोशिश करे कि आप इस तरह से ये चीजें नहीं कर सकते। ये कोई असूल की बात है कि एक बड़ी पावर, एक बड़ा बदमाश आपके मोहल्ले में बैठा हुआ है और कोई एक बच्चा स्कूल जाने की कोशिश कर रहा है और वो बदमाश उसको कहता है कि नहीं, अगर तुम स्कूल जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार पीट करूंगा और कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। तो ये कौन सा असूल है? ये कैसी इंसानियत है? ये कैसे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं कि आपने एक इतने बड़े पावर को आप कह रहे हैं? और खासतौर पर रियलिस्ट थॉट के ऊपर भी ये क्रिटिक है कि आपने कहा कि उन्होंने ठीक किया, यही उन्होंने करना था और यही इस तरह से होता है। ये कौन सी बात है? इस तरह से तो ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई बात नहीं बनती। यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है, एक सॉवरेन स्टेट है, उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद कर सके। ये एक पहली चीज। दूसरी जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि ठीक है कि रियलिस्ट थॉट एक पावर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और पावर वाकई मैटर करती है। लिबरलिज्म इस चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिबरलिज्म ये भी कहता है कि पावर हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि जी सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ही होती है और बैलेंस ऑफ पावर और सोवरेनिटी इतनी वो चीजें इतनी मैटर नहीं करती जितना पावर मैटर करती है। तो ऐसी बात तो नहीं है। देखिए यूएस के पास भी तो पावर थी। यूएस का जो एक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क है, इन्होंने तो एक्सपेंशनिज्म नहीं किया। एक्सेप्शंस आर देयर, बट ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब यूएस के पास बहुत ज्यादा पावर थी, जब जर्मनी हार चुका था, पूरा यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, तो अमेरिका ने क्या किया हो कि अपनी वहां पे कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी हो, या वहां पे अपने जर्मनी के अंदर अपनी एक परमानेंट प्रेजेंस इस तरह से रखी हो कि वो वहां पे अपनी हुकूमत ही चलानी शुरू कर दी हो वहां पे। या इस तरह की जो इराक के अंदर इन्वेजन की, बिल्कुल की, वियतनाम के अंदर इन्वेड किया, लेकिन वहां पे कॉलोनीज तो नहीं एस्टेब्लिश की। इसी तरह इराक के अंदर भी अपनी वहां पे परमानेंट हुकूमत तो नहीं बनाई, एक टाइम तक वहां पे हुकूमत की, उसके बाद वहां से निकल गए। तो ये क्या बात हुई कि आपके पास जब पावर आती है तो एक्सपैंड करना शुरू कर दें? अमेरिका ने अपने जो साउथ अमेरिकन रीजन है उसके अंदर तो एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की, सेंट्रल अमेरिका के अंदर तो एक्सपैंड करने की कोशिश तो नहीं की। ये तो नहीं किया कि उधर कनाडा की तरफ फौजें चढ़ा दें और कहेंगे जी कनाडा हमारे अंडर काम करेगा, हमारे अंडर ये सारी टेरिटरी रहेगी। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो पावर ये नहीं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस एक्सपेंशनिज्म को या इस वॉर को, इसके अंदर कुछ और भी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। दूसरा, अमेरिका ने इस बेस के ऊपर लड़ाई की, इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई की अमेरिका ने उन दो पावर्स के साथ जो एक्सपेंशन चाहती थी। तो यानी पावर तो कई दफा एक्सपेंशन के खिलाफ भी तो हो सकती है। तो ये तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिसके पास भी पावर होगी वो एक्सपेंड करेगा, या वो दूसरों पे अटैक करेगा, या वो अपनी पावर को उस तरीके से मैक्सिमाइज करेगा। दूसरी लिबरल ये कहते हैं कि नेटो एक्सपेंशन में शाइमर भी यही कहता रहता है, सारे रियलिस्ट एक ही बात को दोहराई जा रहे हैं कि नेटो एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, प्यूटन भी यही कहता है। लेकिन मुझे ये बताएं, यानी हमें ये बताएं, लिबरल्स ये कहते हैं कि क्या नेटो एक्सपेंशन दफा हो रही है? अभी तो हो ही नहीं रही। पहले हुई थी 1999 में नेटो एक्सपेंशन हुई थी, 2004 के अंदर एक्सपेंशन हुई थी। उस वक्त क्यों नहीं रशिया ने लड़ाई की? अगर नेटो एक्सपेंशन इतना बड़ा इशू है तो उस वक्त रशिया को भी उस वक्त लड़ाई करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जब क्राइमिया वाली जो सिचुएशन बनी, ठीक है कि उस वक्त एक रशिया ने क्राइमिया को तो अनेक्स किया, लेकिन पूरा यूक्रेन को इन्वेड क्यों नहीं किया उस टाइम पे, खास तौर पे जब यूएस आगे से आने के लिए तैयार भी नहीं था। तो ये कैसे एक बात हुई? आप कह रहे हैं कि नेटो एक्सपेंशन का इशू था, तो जब
2014 के अंदर प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ गई में, तो यानी रशिया को तो उस वक्त इन्वेड करना चाहिए था ना। खास तौर पे उस टाइम पे तो कोई भी इस तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। ओबामा ने कह भी दिया था कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर नेटो एक्सपेंशन इतना बड़ा इशू था तो रशिया को तो उस वक्त लड़ाई कर लेनी चाहिए थी। और उसके बाद नेटो ने कभी सोवियत यूनियन पे अटैक भी नहीं किया, तो इतना कैसा ये मतलब आप कहते हैं कि नेटो इतना बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए, सॉरी रशिया के लिए, कि उसकी वजह से रशिया ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, तो भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज, व्लादिमीर पुतिन का एक कोट भी है जिसको अक्सर यानी कहा जाता है कि उसने कहा था कि मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि हम शायद नेटो को किसी न किसी स्टेज के ऊपर ज्वाइन कर लें, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यूरोपियन कल्चर के अंदर और हमारे कल्चर के अंदर, और मैं अपने आप को यूरोप से अलग नहीं देखता, अपने मुल्क को यूरोप से अलग नहीं देखता, और मैं नेटो को बड़ी मुश्किल होगी मुझे नेटो को अपना दुश्मन कंसिडर करने में। यानी ये चीज जो है वो प्यूटन के भी एक बात है। तो ये नेटो एक इस तरीके से लिबरल्स कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, एटलीस्ट फॉर द लिबरल्स। तो लिबरल्स कहते हैं कि देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लिबरल्स ये कहते हैं कि देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस इस चीज को प्रूव करता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो आपस में लड़ाई नहीं करते। डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट अदर डेमोक्रेसीज, बट डेमोक्रेसीज डू फाइट विद अथॉरिटेरियन regimes, और अथॉरिटेरियन regimes हमेशा डेमोक्रेसीज के खिलाफ ही होती हैं। और प्यूटन के बारे में कहा जाता है कि प्यूटन बहुत ही ज्यादा एंटी डेमोक्रेसी है। उसको एंटी कैपिटलिज्म नहीं है वो इतना ज्यादा, वो मार्केट रिफॉर्म्स पे भी बिलीव करता है, वो यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पे भी, और कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। डेमोक्रेसी को वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जो रशिया का जो इंटरनल जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, अब अगेन आप थोड़ा सा याद करें, लिबरलिज्म के अंदर मैंने आप चीजें पढ़ाई थी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लिबरलिज्म ये समझता है कि उनका असर पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। तो ये लिबरल जो थॉट है वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी क्योंकि वहां पे नहीं है, तो जैसे जैसे रशिया ज्यादा ऑटोक्रेटिक बनता गया है, जैसे जैसे वहां पे डिक्टेटरशिप स्ट्रॉन्ग होती गई है, इसी तरह से कोऑपरेशन कम होती गई है और टेंशंस बढ़ती गई हैं। यानी वो इसको लिंक किस तरीके से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। रशिया के अंदर इंतखाबात हो रहे थे 2010 तक, वहां पे इंतखाबात में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा था, लेकिन 2010 के बाद प्यूटन ने अपने आप को वहां पे इस तरीके से इन कंट्रोल लेके आया कि उसके बाद उसने पूरे का पूरा सिस्टम आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर एक स्टेज अब ये आ गई 2014 में, और स्ट्रॉन्ग था वो, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग होते होते इस वक्त वो एक ऐसा अथॉरिटेरियन रजीम वहां पे रशिया के अंदर बन चुकी है जो कि एक खतरा है बेसिकली, जो कि जिसकी वजह से ये सारी की सारी टेंशंस हैं। अगेन लिंक करें उसको जो मैंने आपको लिबरलिज्म के अंदर पढ़ाया था कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका असर पड़ता है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये एक स्टैंड ऑफ लिबरलिज्म है, ये एक थॉट है लिबरलिज्म के अंदर। अब उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकली यानी गोर्बाचेव की एग्जांपल दी कि उस वक्त ट्रेड और कोऑपरेशन ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि उसने डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा की थी। प्यूटन जो था वो भी जब शुरू में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो उस वक्त यानी इतना ज्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं था। और दूसरा कहते हैं लिबरल्स कि ये नेटो के एक्सपेंशन का इशू नहीं है, ये डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन का इशू है। ये रशिया को खतरा नेटो से बिल्कुल भी नहीं है, रशिया को खतरा है डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी अगर होगी तो रशिया के जो ऑटोक्रेट्स हैं, जो रशिया के एक वहां पे वो समझा जाता है कि वो वहां पे काफी ज्यादा इस तरह के लोग हैं जो प्यूटन के बड़े करीब हैं, और वो बहुत बिजनेसेस भी बहुत बड़े बड़े वो चला रहे हैं, अरिस्टोक्रेट्स। तो प्यूटन और ये लोग ये समझते हैं कि अगर ये डेमोक्रेसी आ गई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये प्रॉब्लम लिबरलिज्म के नजदीक इज नॉट अबाउट नेटो एक्सपेंशन, इट्स अबाउट डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन। So it's a problem of authoritarianism versus democracy. अब इसके अंदर कुछ अरसे से, और दूसरा वो ये कहते हैं कि देखें ये एक ओवरऑल ट्रेंड भी चल रहा है इस वक्त, यानी एक डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन में है। पहले डेमोक्रेसी एक फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट भी है, उसका एक ग्राफ शायद मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा, मैं सर्च करके आपको वो उस पर ऐड भी कर दूंगा। तो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। जो स्टेट्स पहले डेमोक्रेसी जिनके अंदर आ रही थी, अब वो ट्रेंड वहां पे रिवर्स हो चुका हुआ है। उसकी आप मिसालें
काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के अंदर देख सकते हैं। हंगरी के अंदर विक्टर ऑर्बन की हुकूमत थी, ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो की हुकूमत थी, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को भी समझा जाता है कि ये डेमोक्रेसी को रिवर्स करने की, और ख़ास तौर पे लिबरल डेमोक्रेसी के बाद एक टर्म इलिबरल डेमोक्रेसी की इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, कि जो ये डेमोक्रेसी जो है वो इलिबरल हो चुकी है, यहाँ पे फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये चीज़ें जो है वो स्टाइफल कर दी गई हैं काफ़ी हद तक। और सो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। तो लिबरलिज्म ये कहता है कि ये इट्स अ जनरल ट्रेंड जहाँ पे अथॉरिटेरियन जो रजीम्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, और उन्होंने कुछ अरसे में इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया है, और डेमोक्रेसी को वो कमज़ोर करना चाहते हैं। जितनी डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी इतने उनके सिस्टम मजबूत होंगे। जिस तरह चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना अपना सिस्टम एक्सपैंड करना चाहता है, चाइना एक वन पार्टी रूल को समझता है कि वो ठीक है, और जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है उसको वो गलत समझता है, तो उसको एक तरह से रोकना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसका एक डिक्लाइन हमें पिछले कुछ अरसे में नजर आ रहा है। और प्यूटन जो है वो एक समझता है कि जो यूक्रेन है वो इस बात से थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहा है, वो डेमोक्रेसी की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज कभी भी प्यूटन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ इसमें एक जो लिबरलिस्ट थॉट है वो ये भी कहते हैं कि ये जो सारा प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसमें जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, ये आपस में कोऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। और ये कोऑपरेशन का एक जो मकसद है वो ये भी है कि इस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा सके, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमज़ोर किया जा सके, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इन चीज़ों को कमज़ोर किए जा सके। और इसमें ये इनकी मिसाल यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो डिक्टेटर हैं बेलारूस के, और उसको सपोर्ट जो कर रहा है वो प्रेसिडेंट प्यूटन कर रहा है। अगर इसी तरह से एक प्रेसिडेंट यूक्रेन के अंदर होता जिसको प्रेसिडेंट प्यूटन सपोर्ट कर सकते होते, तो वो भी उसको लाजमी सपोर्ट करते। अब लिबरलिज्म साथ ही साथ आपको ये भी कहता है कि देखें, आप ये ना समझें कि ये एक वॉर हो गई है और उसके खिलाफ कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ। जो लिबरल वेस्ट है, अमेरिका प्लस जो लिबरल थॉट्स रखने वाले ममालिक हैं, वो बिल्कुल इकट्ठे हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इस दफ़ा आया है वो आप इससे पहले शायद ही पिछले कुछ अरसे में आपने उस तरीके से देखा हो। डेमोक्रेसीज आर यूनाइटेड, डेमोक्रेसीज आर रेजिस्टिंग एंड दे आर नॉट गिविंग अप ऑन द सिस्टम्स जो कि उन्होंने काफ़ी अरसा लगा के क्रिएट किए हैं। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, हर जगह पे रिफ्यूजीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। यूक्रेन के लोगों को जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर वेलकम किया गया है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये ख़त्म हो जाएगी या ये कम हो जाएगी, ये जो लिबरल वेस्ट है वो इसको डिफेंड नहीं करेगा, तो ये भूल है रशिया की और जो रशिया के सिंपथाइजर्स हैं। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा समरी बताऊं तो रशिया के क्या इंटरेस्ट्स हैं। रशिया ये कहता है कि आप सबसे पहले नेटो की एक्सपेंशन को रोकें, नेटो को मजीद एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। यूक्रेन को वो कहता है कि हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर रहे, या ये न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दे, और इस न्यूट्रलिटी को गारंटी किया जाए कि यूक्रेन किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। वो हमारा हिस्सा बेशक ना बने, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन या नेटो का भी हिस्सा नहीं बने। तो ये न्यूट्रलिटी अगर यूक्रेन करता है तो फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरी चीज जो थोड़ी बहुत हिंट्स रशिया ने ये भी दी हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसके अंदर जो ये लिबरल ऑर्डर है, हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं। कुछ ये हिंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही एक छोटी मोटी लेवल पे आप इसको कह सकते हैं, या ये इन्फर्ड इंफॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। जो मेन कंसर्न्स है वो यही है कि नेटो एक्सपैंड ना हो, और जो यूक्रेन है वो उसकी न्यूट्रलिटी को प्लेज किया जाए, या उसकी न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया जाए। दूसरी तरफ जो नेटो या यूरोपियन यूनियन है वो कहते हैं कि हमारी ओपन डोर पॉलिसी है। अगर कोई भी सॉवरेन कंट्री जो यूरोप का हिस्सा है वो हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज, हमारे जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनके साथ वो एडहियर करता है तो हम यूरोपियन यूनियन का और नेटो का उसको हिस्सा बनाने के लिए राजी हैं। किसी मुल्क को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है तो वो किसी सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन को इस तरह से ट्रीट करे जैसे वो उनका कोई
प्रोविंस हो, यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है, और यूक्रेन अगर चाहता है नेटो का हिस्सा बनना तो किसी को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए तो वो उससे उस काम से रोक सकें। सो ये दो मेन इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं, एक तरफ एक लिबरलिज्म का आर्गुमेंट है और वो लिबरलिज्म का आर्गुमेंट वेस्ट प्लस अमेरिका, और जो दूसरी तरफ है वो एक रियलिज्म का आर्गुमेंट है, उसके अंदर रशिया और फिर जो रियलिस्ट थॉट रखने वाले लोग हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं। जी, अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस हो तो, क्योंकि ये अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। यूक्रेन ने यूएस को अपने वेपन्स नहीं दिए थे, रशिया के हैंड ओवर किए थे जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि वो रशियन यानी जो सोवियत यूनियन का जो एक तरह से आप कह लें कि जो उसकी सोवियत यूनियन का क्या कहेंगे जानशीन या जो भी उसका पीछे था, उसको रशिया को वो समझा गया था। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे वेपन्स यूएसएसआर यानी रशिया को दिए गए थे, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने इसको देखा नहीं है, बट आई थिंक वो ऐसा ही हो। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर और है, वो है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर। ये टॉपिक जो है वो हमारे उसका कोर्स का हिस्सा है, प्रोलिफरेशन वगैरह है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये है कि जो करंट ट्रेंड्स हैं उसके हवाले से हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से आजकल के हालात किस तरह से हैं, और थोड़ा बहुत हम उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे और रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा उसको देखेंगे कि क्या यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा भी मौजूद है या नहीं मौजूद, थोड़ा सी हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री वगैरह में भी। सो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हमारा इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने करने हैं, लेकिन वो आपके इस कोर्स का डायरेक्टली हिस्सा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो थोड़ा सा उन पे मैंने उन पे काम करना है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर का, और एक क्लाइमेट चेंज को इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो ये तीन चार शायद दो या तीन टॉपिक्स इस तरह के हों, लेकिन वो फिर बाद में जब वो होंगे तो उनको आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है हमारा इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये आईआर के सिलेबस का लास्ट लेक्चर होगा, और बाकी जो करंट अफेयर्स के हवाले से हैं वो फिर बीच में ऐड होते रहेंगे। सर जी, सर इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? ये पूरा एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। जिस तरह से स्टेट्स को गवर्न करने के लिए आप को एक कोड्स चाहिए होते हैं, और वो कोडिफाई एक आपका यानी उसको देखते हैं सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, तो आपके पहले नॉर्म्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका एक बिलीफ्स बनते हैं, और उसके बाद फिर वो कोडिफाई जब उनको कर दिया जाता है तो वो एक लीगल कि उसके ऊपर सैंक्शन होती है कि अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपकी उसको उसके ऊपर सजा मिलेगी, यानी एक ऐसे कोड्स ऐसे लॉज जिनको ब्रेक करने पे आपको सजा मिलेगी। अब इंटरनेशनल लॉ क्या है, उस पर प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ असल में लॉ होता ही नहीं है क्योंकि उसमें सॉवरेन नहीं है, उसमें कोई सैंक्शन करने वाला नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टेट्स एडहियर करती हैं, और इसकी फिर डिफरेंट सोर्सेज होती हैं इंटरनेशनल लॉ की। मसलन जो दो मुल्कों की आपस की ट्रीटीज होती हैं उनको इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा समझा जाता है। इसी तरह जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर सिग्नेटरीज हैं स्टेट्स, तो उसको भी एक लॉ का दर्जा हासिल है। उसमें काफ़ी सारी, जैसे यूएनसीएलओ ऐसा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, तो उसमें आपको बता दिया गया कि जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुंदर के अंदर, वो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर शोर है, तो अब वो स्टेट्स उसको एडहियर करती हैं। तो इसकी डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, यानी ट्रीटी हो गई, उसके बाद ज्यूरिस्ट जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट्स हैं उनके डिसीजंस इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, फिर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो स्टेट के लॉज होते हैं उनको भी, जो नेचुरल लॉज हर स्टेट के अंदर जो शामिल हैं वो भी इसका हिस्सा समझे जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ को आप अगर डिफाइन करें तो ये एक लूज कोड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स के बिहेवियर को किसी हद तक रेगुलेट करते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। सर ईयू क्या होता है? ईयू क्या होता है?
यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको अब पूरा तो मैं नहीं बता सकता। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी का ये यानी सब्सीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसका मकसद ये था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और जो यूरोप के अंदर जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में बैरियर्स कम से कम हो, ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो, कल्चरल बैरियर्स कम हो, इसको यानी पॉलिटिकल बैरियर्स भी कम हो। तो ईयू का एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूरोप की स्टेट्स जिसके मेंबर्स हैं, और वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल, नेटो उसका एक आप कह लें कि मिलिट्री विंग उसको कह सकते हैं आप, ये मिलिट्री फोर्स है जो उसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। लेकिन सारे ईयू के मेंबर नेटो के मेंबर्स नहीं है, और सारे नेटो के मेंबर्स ईयू के मेंबर नहीं है। और अनार्की सिस्टम से आपकी क्या मुराद है? सर अनार्की सिस्टम से यही मुराद है कि मतलब कि कोई सोवेरियन बेस नहीं है, मतलब रूल करने के लिए स्टेट जो है वो डिसऑर्डर है। सर जैसे कि आप गए वहाँ देखिए, मतलब प्यूटन जो है ना डेमोक्रेसी के एंटी है, तो इस तरह मतलब वो एनार्किक वो उसमें है नहीं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए, एक है अनार्की, अनार्की एक है अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। जी एक डेमोक्रेसी है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर लोग वोट देते हैं, उसके अंदर एक ओपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है, और वो कुछ अरसे बाद वोटिंग के जरिए से लोगों को ये इख्तियार होता है कि वो अपने जो उनके नुमाइंदे हैं उनको तब्दील कर सकें, या उनको वो गवर्नमेंट से किक आउट कर सकें। तो ये डेमोक्रेसी होगी। अथॉरिटेरियनिज्म ये होता है कि कोई भी बंदा हुकूमत जो कर रहा होता है उसके बारे में कंफर्म नहीं होता कि वो कितना अरसा हुकूमत करेगा, वो लोगों की मर्जी से कई दफ़ा नहीं आया हुआ होता, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो। और अब जिस तरह से चाइना के अंदर है तो इलेक्शंस डायरेक्टली नहीं होते, उसके कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचते पहुंचते वो फिर आहिस्ता एंड पे जाके वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं चाइना के। तो एक डेमोक्रेसी हो गई, और दूसरी तरफ आपका एक इसको यानी अथॉरिटेरियनिज्म आप इसको कह सकते हैं। इसका एक और वर्ड भी है, मुझे अब उसको याद नहीं आ रहा। जो अनार्की है ना, अनार्की एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसको कहा जाता है। डिसऑर्डर या अनार्की जो है वो तमाम पूरी दुनिया के ममालिक उसको फेस कर रहे हैं। अनार्की का मतलब ये है कि कोई आपका ऊपर, मुल्कों के ऊपर कोई पावर नहीं है, लोगों के ऊपर पावर होती है। एक पुलिस की हो सकती है, अदालत की हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है, जो लोगों के ऊपर बैठ के उनको रेगुलेट कर रही होती है। जो आपके 192 ममालिक है दुनिया में, उनके ऊपर कोई पावर नहीं है। उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं और कुछ जो है, हाँ, डिक्टेटरशिप, इतना आसान सा वर्ड ज़हन से निकल गया था। अच्छा, एक तो कुछ स्ट्रॉन्ग ममालिक होंगे, कुछ वीक ममालिक होंगे, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी मुल्क को मजबूर कर सके कि वो रूल्स और प्रिंसिपल्स को एडहियर करे, उनके ऊपर चलें। जब आप कोई जुर्म करते हैं एक मुल्क के अंदर तो आपको अदालतें उसकी सजा देती हैं, लेकिन जब आप एक स्ट्रॉन्ग मुल्क किसी वीक मुल्क के ऊपर अटैक कर देता है तो उसको सजा देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस चीज को अनार्की कहा जाता है कि आपके पास कोई नाइट वॉचमैन नहीं है, कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है, कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी ऊपर मौजूद नहीं है। रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक कर दिया, या अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया, अब इराक वार के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन थी वो इसके खिलाफ थी, वहां से इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इराक वॉर को सैंक्शन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इराक वॉर स्टार्ट कर दी। तो कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई ऊपर अथॉरिटी ऐसी नहीं थी जो अमेरिका को सजा देता है इस चीज के ऊपर। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर होती है। अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ चीज़ है। टोटलिटेरियन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है, वो एजुकेशन भी चला रही होती है, वो हेल्थ भी चला रही होती है, वो फॉरेन पॉलिसी भी चला रही होती है, वो आपकी इवन कल्चर को भी, सोसाइटी को भी, मीडिया को भी, हर चीज़ को टोटल कंट्रोल टोटलिटेरियनिज्म होता है। और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो एक यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो कुछ इलीट्स हो सकते हैं या वो एक सिंगल पर्सन हो सकता है। तो ये अथॉरिटेरियनिज्म है। जरूरी नहीं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट टोटलिटेरियन भी हो। जिस तरह से चाइना के अंदर कहा जाता है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, लेकिन वो टोटलिटेरियन नहीं है। एजुकेशन उनकी फ्री मार्केट्स हैं, लोग कारोबार खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट कारोबार नहीं करवा रही उनको। एजुकेशन का सिस्टम पब्लिक भी है,
लेकिन प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी लोग बना सकते हैं, प्राइवेट कारोबार कर सकते हैं। तो चाइना के अंदर टोटलिटेरियनिज्म नहीं है। टोटलिटेरियनिज्म ट्रू सेंस के अंदर इटली के अंदर फैशिज्म जब आया था तो वो उन्होंने बनाया था, और नाजीज्म के अंदर भी टोटलिटेरियनिज्म था कि हर चीज को स्टेट कंट्रोल करने की कोशिश करती है और काफी हद तक कर रही होती है। सर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में कोई फर्क होता है कि सेम ही होते हैं दोनों लफ्ज? सिस्टम का फर्क है। मैंने क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ी नहीं हुई, लेकिन डेमोक्रेसी शायद क्योंकि जो अमेरिकन सिस्टम है उसको रिपब्लिकनिज्म कहा जाता है शायद। तो किसी को पता है तो बता दें, अगर ये वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आईआर के स्टूडेंट्स के लिए। है तो प्रिंसिपल तो बेसिकली एक ही है कि आपने विल ऑफ द पीपल होगी और वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। जिस तरह से अब वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी है तो उसको एक ज्यादा डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस के अंदर तो उसको रिपब्लिकन यानी रिपब्लिकनिज्म का अक्सर नाम दिया जाता है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यस सर, मैंने भी रिसर्च की थी लेकिन कोई फर्क ज्यादा नहीं मिला था इन दोनों लफ्जों में। हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, सिस्टम का थोड़ा सा फर्क है शायद, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें शायद थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपको यानी रिप्रेजेंटेटिव आप होने चाहिए, तो उसमें सेम ही है। या यू कुड से दैट सेम वाइन बट डिफरेंट बॉटल्स। शायद एक ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसमें लोग डायरेक्टली अपने नुमाइंदे करते हैं। जिस तरह स्विट्जरलैंड के अंदर है तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोग हर चीज़ का रेफरेंडम करते हैं। वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो उसके अंदर इस तरीके से नहीं होता कि गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, रिप्रेजेंटेटिव्स कम चीज़ें डिसाइड करते हैं, अवाम खुद से चीज़ों को ज़्यादा डिसाइड करती है। इसी तरह एथेंस के अंदर जो डेमोक्रेसी की फॉर्म थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। वहाँ पे ये नहीं होता था कि चंद लोग असेंबली में बैठते थे, वहाँ पे कोई भी इशू होता था तो सबको बुला लिया जाता था, जो भी सिटीजन होते थे। सिटीजन कम ही होते थे क्योंकि सिर्फ लैंड ओनर्स और जो सिटीजन स्टेट के अंदर के लोग होते थे सिर्फ उनको सिटीजनशिप हासिल थी, लेकिन उन सबको बुला लिया जाता था और पूछा जाता था कि अब क्या करना चाहिए। तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो सिस्टम था। तो मैं भी शायद इस तरह का कोई फर्क हो। सर वो रेफरेंडम का आपने लफ्ज यूज किया, इसका थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। रेफरेंडम तो बेसिकली राय लेने के लिए आप करते हैं ना। एक चीज होती है कि आपके इलेक्शंस होते हैं तो वो एक खास प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ऐसी चीज के ऊपर राय दरकार है जो कि मिसाल के तौर पे दरमियान में एक चीज आ गई है और एक इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही और उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट का आपस में भी कोई सिस्टम नहीं आपस में बन रहा, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी डायरेक्ट लोगों से पूछ लेते हैं। और उसमें नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है या एक दो क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर लोगों की राय डायरेक्टली मांगी जाती है, तो फिर वो मेजोरिटी डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप जब लोगों के पास जाते हैं तो वो रेफरेंडम हो जाता है। रिलीजन का नहीं ताल्लुक होता है इसके अंदर, डेमोक्रेसी और या रिपब्लिकन हो, क्योंकि ये तो एक सेकंड। कोई खास ऐसा ही फर्क मेरे ख्याल में नहीं है। चलें जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना फिर इसको कंक्लूड करते हैं। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और नेक्स्ट आपका इस जो कोर्स है उस पे लास्ट होगा जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर जो करंट इश्यूज हैं उस पे दो तीन आपको वो फिर मैं बता दूंगा, जिसमें जब आपके लेक्चर्स वो अरेंज मैं करूंगा, ये जब वो उस पर कुछ रिसर्च करके मैंने करने हैं तो वो फिर आपको इंशाल्लाह उसकी डेट वगैरह मैं कन्वे कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।